साल 1917, तारीख 10 अप्रैल। एक ऐसा दिन जब इतिहास करवट लेता है। न कोई तलवार चली, न कोई खून बहा, बस एक इंसान ने सच और इंसाफ के दम पर एक पूरी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस क्रांति का नाम था चंपारण सत्याग्रह। आज से 105 साल पहले बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती किसानों की किस्मत नहीं, मजबूरी बन चुकी थी, और ये मजबूरी जुल्म में बदल चुकी थी। चंपारण सत्याग्रह यानी एक ऐसा सत्याग्रह जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत को तो झुकना ही पड़ा, साथ ही कुछ गोरे अफसरों को भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर लंदन वापसी करनी पड़ी थी। यही वो सत्याग्रह है जिसने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया और बाद में महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता कहलाए गए। आइए जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किस तरह आजादी की लड़ाई में नींव का पत्थर साबित हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपके लिए लाते हैं इतिहास से जुड़े दिलचस्प किस्से। बात उन दिनों की है जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था और पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। ठीक उसी समय चंपारण की जमीन भी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। सालों में गरीबी और मजबूरी की मार झेल रहे यहाँ के किसानों के लिए अब और सहना मुश्किल हो गया था। नील की खेती ने उनकी परेशानी बढ़ा दी थी, लेकिन नील की खेती करना भी उनकी मजबूरी थी। इस समय अंग्रेजी सरकार ने 3 कठिया कानून भी लागू कर दिया था। इसके तहत हर किसान को अपनी 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना जरूरी था। किसान अपनी जमीन के किस हिस्से पर नील की खेती करेगा, यह भी उसका अधिकार नहीं था। फसल की कीमत बेहद कम होती थी और नील की खेती करने से जमीन की उर्वरता भी खत्म हो जाती थी। किसानों को प्रति बीघा 19 रुपए भुगतान के तौर पर दिए जाने का नियम था, लेकिन ये पैसे भी किसानों को नहीं मिल पाते थे। ना मोल अच्छा, ना मुआवजा, और जमीन की उर्वरता भी खत्म। इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी तरह तरह के टैक्स वसूल किए जा रहे थे और इसका विरोध करने पर किसानों को पीटा जाता था। उस समय चंपारण में नील के 70 कारखाने थे। पूरे जिले में इन कारखानों का प्रभाव था। इसके खिलाफ किसानों ने आवाज भी उठाई। साल 1914 में छोटे किसानों ने एकजुट होकर जिला न्यायाधीश के पास अर्जी दी। नतीजतन कुछ करों में थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जुल्म की फहरिस्त लंबी थी। इसमें कारखानों की ओर से वसूला जाने वाला एक आना कर भी शामिल था। कारखानों की आमदनी कम हुई तो वे लोग किसानों से नील की खेती के लिए अलग से सिंचाई का पैसा वसूलने लगे। ये वसूली भी बंद हो गई। नील के धंधे से जुड़े आला अधिकारी किसानों पर जो कर लगाते थे, अगर किसान उसे नहीं भरते थे तो उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी था। किसान टूट रहे थे, भूखमरी तक की नौबत आ गई थी। इससे पहले साल 1859 में बंगाल के किसानों ने नील की खेती के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बावजूद इसके नील की खेती में जुटे किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। तभी एक नाम धीरे धीरे सबकी उम्मीद बनकर उभरा, मोहनदास करमचंद गांधी, जो उस वक्त तक बस एक बैरिस्टर थे, लेकिन चंपारण ने उन्हें महात्मा गांधी बना दिया। चंपारण के ही एक साधारण से किसान राजकुमार शुक्ल अपनी और अपने जैसे किसानों की हालत से बहुत दुखी थे। वे नील के दाग को धो डालना चाहते थे। जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, तब अंग्रेजों ने कई बार केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। हर बार वो बाहर निकलते ही फिर विरोध करते, तो ऐसे अंग्रेजों ने शुक्ल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम की घोषणा कर दी। शुक्ल के पास जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने देश के किसी बड़े नेता को चंपारण लाने की ठानी। पहले वे बाल गंगाधर तिलक और फिर मदन मोहन मालवीय के पास गए, लेकिन इन दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम का हवाला देकर मना कर दिया।
इसके बाद राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले और चंपारण में आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। चंपारण महात्मा गांधी की प्रयोगशाला बन गया, जहां उन्होंने सत्य और अहिंसा का पहला प्रयोग किया। परेशान किसान, बदहाल जनता और लोगों पर सरकारी टैक्स का बोझ। किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर 10 अप्रैल 1917 को गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचे। तब उनके एजेंडा में यही 3 मुद्दे थे। गांधी के आने की खबर सुन हजारों किसान उमड़ पड़े और रो रो कर अपनी समस्या गांधी जी को बताने लगे। उधर इसका पता चलते ही अंग्रेज अफसर हरकत में आए और पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी को जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन गांधी ने जिला छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। 18 अप्रैल को गांधी जी की कोर्ट में पेशी हुई। गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि वो चंपारण में किसानों की हालत जानने आए हैं। जब तक हालत से वाकिफ नहीं हो जाते, वे चंपारण नहीं छोड़ेंगे। अगर इस बात की उन्हें सजा भी मिले तो वे भुगतने को तैयार हैं। इस बात पर जब मजिस्ट्रेट को कुछ समझ नहीं आया तो उसने तारीख आगे बढ़ा दी। यह घटना कुछ अखबारों में सुर्खियां बन गई। अंग्रेजी हुकूमत किसी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहती थी। ऐसे में उसने गांधी के आगे झुकते हुए मुकदमा वापस ले लिया और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। इसके बाद गांधी गांव-गांव घूमे और 5000 से ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए गए। चंपारण सत्याग्रह की दूसरी सबसे बड़ी जीत तब हुई जब प्रांतीय सरकार ने भी किसानों पर अत्याचार के खिलाफ जांच के लिए एक समिति बना दी। गांधी जी को समिति में जगह मिली। बाद में समिति की अनुशंसा पर करीब 100 साल पुराना तिनकठिया यानी 3 कठिया प्रथा कानूनी तौर पर खत्म की गई। किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भी लौटाया गया और कई गोरे अफसर अपना बोरिया बिस्तर समेत लंदन लौट गए। चंपारण सत्याग्रह से 100 साल से भी पुरानी प्रथा समाप्त हुई। नील के खेतों में बदन जलाती औरतों और बच्चों को उनका हक मिल गया। वहीं गांधी जी का देश की राजनीति में धमाकेदार उदय हुआ। इसके साथ ही देश को मिला एक नया नेता और नई तरह की अहिंसक राजनीति भी। जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है, ठीक वैसे ही गांधी से बापू और महात्मा बनने के सफर का पहला स्टेशन ही चंपारण है। चंपारण कोई भूला किस्सा नहीं, ये याद है उस समय की जब बिना हथियार एक इंसान ने पूरी हुकूमत हिला दी। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक और ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।